नमस्कार दोस्तों, आशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता देशमुख। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हो तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड आपके कमेंट्स देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी पे बेस्ड एमसीक्यूज, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकेंड की सीरीज़ सेकेंड है। ये हमारा सेमेस्टर 4 है एसवाई बीकॉम का। तो इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल वाइज हम एब्जॉर्प्शन मतलब होता क्या है वो देखते हैं। तो ये एक ए लिमिटेड कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ये जो शेयर होल्डर्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है और वो बी लिमिटेड के हैं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ परचेज की। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी बैलेंस शीट में उस साल के होता है वो सारे एसेट्स एंड सारे लाइबिलिटीज़, वरना एग्रीमेंट पे बेस्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने परचेज की है। तो परचेस करना मतलब उस बिजनेस को पूरा टेक ओवर करना। उसके बदले अभी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेस कंसिडरेशन दे रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस को परचेस करती हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ तो देना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ परचेस कंसिडरेशन। ये परचेस कंसिडरेशन जो होता है वो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपने खुद के इक्विटी शेयर वरना प्रेफरेंस शेयर दे सकता है, वरना डिबेंचर्स भी दे सकता है, वरना डायरेक्टली कैश भी दे सकता है। जो भी बी लिमिटेड को ए लिमिटेड से मिलेगा वो बी लिमिटेड इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे एक कंपनी सिर्फ दूसरी एक कंपनी को ले रही है, वरना यहाँ पे दो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसमें एक कंपनी खुद का एग्जिस्टेंस लूज कर रही है, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अभी भी अपना बिजनेस रन करती है। तो इन प्रोसेस में बी लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरर कंपनी है, क्योंकि वो अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर रही है। उसे हम सेलर कंपनी भी कह सकते हैं, वरना वेंडर कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बेचने वाली है। उसे एब्जॉर्ब्ड कंपनी भी कहते हैं। जो ए लिमिटेड है जिसने बिजनेस लिया है, जिसने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ली है, हम उसे ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, वरना उसे परचेसिंग कंपनी, बाइंग कंपनी भी हम कह सकते हैं। सो इस पे बेस्ड अभी थोड़ा सा ये भी देख लो। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है बी लिमिटेड के, मतलब ए लिमिटेड सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ लेती है, लेकिन जो मेरा शेयर कैपिटल है, वरना जो मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वरना जनरल रिजर्व जिसे हम कहते हैं, वरना प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ये सारी इंटरनल जो है वो शेयर होल्डर्स के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो इसीलिए शेयर होल्डर्स के पास परचेस कंसिडरेशन एंड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वरना लॉसेस है वो भी चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अभी उस पर बेस्ड थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं हम। सो फर्स्ट वन, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी ही है और वही एग्जिस्टेंस में है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखने की है तो वन और मोर कंपनी लूजेस देयर एग्जिस्टेंस। सो एक कंपनी एब्जॉर्ब कर सकती है कोई एक कंपनी, वरना एक से ज़्यादा भी एब्जॉर्ब कर सकती है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट एग्रीड प्राइस, मतलब दोनों कंपनी म्यूचुअली डिसाइड करती है कि कितने प्राइस पे हमें एसेट्स और कौन कौन से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लेनी है। नेक्स्ट वन, इंटरनल लाइबिलिटी। अभी मैंने कहा इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मुझे देना है उसे हम इक्विटी इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। तो वो शेयर होल्डर्स को ही ट्रांसफ़र किया जाता है, हमारे जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें। अभी जो परचेस कंसिडरेशन है, जैसे कि मैंने अभी कहा, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में, वरना कैश में भी दिया जा सकता है। परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशंस के मेथड्स होते हैं, जिसमें नेट एसेट पॉपुलर मेथड है, नेट पेमेंट मेथड भी है, वरना कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे मेथड भी हमें ध्यान में लेने हैं जब भी एमसीक्यूज आएंगे तब। तो इस बेस पे थोड़ा सा एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, when one existing company takes over the business of one or more existing companies, this process is known as। तो यहाँ पे एक कंपनी दूसरे एक वरना एक से ज़्यादा कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है, ले सकती है, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट वन, इन एब्जॉर्प्शन डैश न्यू कंपनीज फॉर्म। तो कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं की जाती, एग्जिस्टिंग कंपनी ही होती है जो एक रन होती है और एक क्लोज होती है। तो यहाँ पे जीरो ऑप्शन करेक्ट है। इन एब्जॉर्प्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी इज कॉल्ड एज डैश कंपनी। जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है हम उसे परचेसिंग कंपनी वरना वेंडी कंपनी, क्योंकि वो बिजनेस परचेस करती है। सो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है।
एब्जॉर्ब्ड कंपनी इज कॉल्ड एज डैश कंपनी। तो एब्जॉर्ब्ड कंपनी को जैसे मैंने कहा वो क्लोज होने वाली कंपनी है, वो बंद होने वाली कंपनी है, तो मर्ज्ड कंपनी भी कह सकते हैं, लिक्विडेटेड कंपनी भी कह सकते हैं, वेंडर कंपनी क्योंकि वो अपना बिजनेस बेच रही है, वरना ट्रांसफरर कंपनी क्योंकि वो अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करती है। तो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। Next, in absorption, all assets and liabilities taken over of transferor company are transferred to the realization account at dash value। तो realization account में सिर्फ इसीलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि जो भी assets अकाउंट है, जो भी liabilities अकाउंट है, वो सारे क्लोज होके वन हेडिंग में आ जाए। इसीलिए क्लोज करने के लिए बुक वैल्यू ही लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ड्यू डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू एक सिचुएशन है जिसमें हमें नए कंपनी से इंस्टेड ऑफ नए कंपनी सेलर कंपनी वरना वेंडर कंपनी से वेंडी कंपनी से हमें पैसे मिलने वाले हैं सेलर कंपनी को। तो इसीलिए परचेज कंसिडरेशन में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट पे ही हमें कितने पैसे मिलने वाले वो दिखाया जाता है। नेक्स्ट वन, द डेटर्स ऑफ ए लिमिटेड ये ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब जो क्लोज होने वाली कंपनी है वो इज अमाउंटिंग टू ₹2000 एंड RDD इज ₹500। द अमाउंट ऑफ डेटर्स टू बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी रुपीज डैश। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि 2000 माइनस 500 वो 1500 लिखते हैं, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे रूल हमें ध्यान में रखना है, प्रोविजन शुड बी शोन सेपरेटली। मतलब अगर RDD है तो RDD डेटर्स पे रहती है, लेकिन RDD लाइबिलिटी साइड पे सेपरेटली दिखाओ एंड डेटर्स पूरे के पूरे डेटर्स विदाउट एनी डिडक्शन आप एसेट साइड पे दिखाओ। इसीलिए डेटर्स की जो अमाउंट है रियलाइजेशन को ट्रांसफर करने वाली वो हो जाएगी मेरी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ डैश शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो कौन सी लाइबिलिटी हम ट्रांसफ़र नहीं करती रियलाइजेशन को? जो नहीं लिया है हमने, वरना लाइबिलिटी जो रिजर्व के फॉर्म में है। रिजर्व मतलब जो मैंने प्रोविजंस वरना जो मैंने रिजर्व बना के रखे हैं। तो रिजर्व कौन कौन से काइंड के होते हैं? जैसे मेरा कुछ प्रॉफिट है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं, सिंकिंग फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है। तो ऐसे फंड मुझे रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, बट वहाँ पे प्रोविजन पेंशन फंड है, वरना प्रोविडेंट फंड है, वरना सुपर एन्यूएशन फंड है जो एम्प्लॉयज़ को देनी है, एक्सटर्नल है, तो वो सारे मुझे रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड, ये वेंडर कंपनी है, मतलब सेलर जिसे एब्जॉर्ब किया गया है, जो क्लोज होने वाली है। आर बिल्डिंग ₹1 lakh, stock ₹50,000, preliminary expenses ₹5,000, underwriting commission ₹15,000. The total amount of assets to ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट को एसेट सारे ट्रांसफ़र करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल हमें ध्यान में लेना होता है। यहाँ पे बिल्डिंग एंड स्टॉक उसकी वैल्यू निकाल दी मैंने 1,50,000, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वरना अंडर राइटिंग कमीशन है, ये मेरी फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस मतलब मैं उसे डायरेक्टली बेच नहीं सकती, ये बोगस है, ये एक्चुअली इनकर्ड लॉसेस है लेकिन हेवी अमाउंट में थे। तो ये फिक्टिशियस एसेट है एंड फिक्टिशियस एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए अंडर राइटिंग एंड प्रिलिमिनरी शुड बी एलिमिनेटेड। सो यहाँ पे सिर्फ मेरा आंसर आ जाएगा 1,50,000। सो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Next, the assets of A Limited are building ₹50,000, computer ₹10,000, stock ₹20,000, debtors ₹40,000, whereas creditors ₹20,000, bank loan ₹60,000 and outstanding expenses ₹5,000. Calculate the net asset. तो परचेज कंसिडरेशन मुझे सामने वाली कंपनी को कितना देना है अगर मैंने उसे एब्जॉर्ब किया है, तो उसके लिए मैंने जैसे कि कहा मेथड्स है, उसमें नेट एसेट मेथड एक वन ऑफ द मेथड है। नेट एसेट मेथड का मीनिंग ही है कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। जितनी एसेट आपने ली है उसमें से आपको जितना लाइबिलिटीज़ देना है वो माइनस करोगे तो प्योर एसेट जो आपको मिलेगी वो। सो नेट एसेट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा है। पहले नेट एसेट का फॉर्मूला है
टोटल एसेट्स टेकन ओवर माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। तो मैंने बिल्डिंग ली है, कंप्यूटर लिया है, स्टॉक लिया है, डेटर्स लिए हैं, तो उसकी अमाउंट हो गई 6,60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स भी लिए हैं, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसकी अमाउंट हो गई 85,000। सो 6,60,000 माइनस 85,000 मेरी प्योर एसेट है 6,75,000, जिसे मैं परचेस कंसिडरेशन कहूँगी बाय नेट एसेट। सो यहाँ पे मेरा 5,75,000 ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ड्यू डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया है गलती से, सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट, द रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट वरना जो भी लॉस है वो रियल ओनर्स को चला जाएगा, और रियल ओनर्स है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं। अगर लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड पे चला जाएगा, एंड प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड पे वो चला जाएगा। एक प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल एमसीक्यू। ए लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बी लिमिटेड एंड फॉर दैट इट गिव्स इक्विटी शेयर्स of rupees 2 lakh, preference shares of rupees 5 lakh, cash rupees 20,000, calculate the amount of purchase consideration। अगर ये इन्फॉर्मेशन दी है तो परचेस कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया है, नेट पेमेंट मतलब क्या क्या आपने पेमेंट किया है उन सारों को ऐड कर दो। तो आपने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं एंड कैश भी दी है, तो इन सारों को ऐड करके 7,20,000 आंसर है, तो इतना पैसा मुझे देना है टोटल, सो उसे परचेस कंसिडरेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट, द नेट एसेट ऑफ ए लिमिटेड इज रुपीज 2 lakh and received rupees 15,000 equity shares of rupees 10 each and balance in cash, calculate the amount of cash। so ये balance in cash मतलब यहाँ पे combined method ऐड करनी है, मतलब नेट एसेट भी निकालनी है, पेमेंट मेथड को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लो यहाँ पे। नेट ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड है, तो पहले मुझे पेमेंट क्या दिया है, परचेज कंसिडरेशन मेरा है 2 लाख नेट एसेट से। 2 लाख में से मैंने 15,000 शेयर जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, ऐसे कुल मिला के 1,50,000 रुपये दिए हैं। तो देना कितना बाकी है, 2 लाख माइनस 1,50,000, 50,000 देना बाकी है। सो दिस इज माई कैश। नेक्स्ट वन, आर लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड एस लिमिटेड। S Limited paid absorption expenses of rupees 5,000, which account is to be debited। So S Limited ने खुद के expenses खुद पे किए हैं, तो उस वक्त पे liquidation expenses to cash आता है, लेकिन absorption है तो realization account को सारे खर्चे वगैरह हम भेज देते हैं। So realization account debit to cash account, so realization account should be debited one। Next one, when liabilities are transferred to realization account, dash account is to be debited। so जब भी liability transfer करते हैं तो liability का हमेशा credit balance रहता है, अगर हमने realization को transfer कर दिया तो debit balance हो जाएगा। so यहाँ पे realization में liability account should be debited one। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको कैलकुलेशन वगैरह सभी क्वेश्चंस हेल्पफुल लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।